पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण की वोटिंग ने राज्य की राजनीति को एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अब की बार जोरदार मतदान जो है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान जो है वो हुआ है। 16 जिलों की 152 सीट पर यह मतदान जो हुआ है उसमें 92.88% लोगों ने ऐतिहासिक भागीदारी दर्ज की है। यानी कि ये सब लोग, ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है इस तरीके से कि 92.88% लोग जो है वो घरों से निकल करके और उसके बाद मतदान करके आ रहे हैं, जिसमें न सिर्फ पिछले चुनाव के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए बल्कि सियासी दलों की धड़कनें भी अब तेज हो गई हैं, क्योंकि सब ये सोच रहे हैं कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है इसके पीछे जो पूरी वजह है वो आखिरकार रही क्या है, क्या कुछ रहा है इसके पीछे। दरअसल इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब बंगाल में 90% से ज़्यादा मतदान जो है वो देखने को मिला है। यानी कि ये साफ तौर पर आप समझने वाली बात है कि किस तरीके से 2021 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहाँ पर इन्हीं सीटों पर 83.2% मतदान हुआ था और अब की बार 90 क्रॉस कर चुका है। यानी इस बार करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है। और ये जो बढ़ोतरी है ये आंकड़ा नहीं है महज, ये दरअसल पूरा जो चुनाव है उसका एक गुणागणित है, जो अगर आप समझेंगे तो आपको साफ तौर पर समझ आ जाएगा कि बंगाल में क्या कुछ हुआ है। क्योंकि बंगाल के चुनावी इतिहास में मामूली प्रतिशत बदलाव भी सत्ता परिवर्तन का कारण बनता रहा। यानी कि जहां पर अगर थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन होने को दिखा तो फिर वहां पर राजनीति में परिवर्तन हुआ जरूर है। पहले चरण में 1478 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन असली चर्चा मतदान प्रतिशत को लेकर ही चल रही है। यह सिर्फ किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रहा, इस चीज को समझिए, बल्कि पूरे राज्य में समान रूप से देखने को मिला। अगर हम आपको धीरे धीरे एक एक करके बताएं साफ तौर पर तो देखिए, दक्षिण दिनाजपुर में 94.4%, कूच बिहार में 94%, बीरभूम में 93.2%, जलपाईगुड़ी में 92.7% और मुर्शिदाबाद में भी करीब 93% मतदान दर्ज किया गया। यानी बंगाल के अलग अलग जगहों पर ठीक 90% से अधिक मतदान रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये आंकड़े उन इलाकों से भी आए हैं जहां अलग अलग सामाजिक और धार्मिक समीकरण भी मौजूद है। यानी वहां पर एक जैसा माहौल नहीं है। दक्षिण दिनाजपुर जैसे हिंदू बहुल जिले में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, वहीं मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में भी लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। यानी जहां जहां हिंदू मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर जबरदस्त वोटिंग। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि इस बार चुनाव केवल किसी एक वर्ग या मुद्दे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर तबके के मतदाता सक्रिय रूप से इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले रहे थे। यानी सब लोग अपनी जी जान झोंक चुके थे इसमें। इस चुनाव में एक और महत्वपूर्ण पहल महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी रही है, क्योंकि जो महिला वोटिंग है उसका प्रतिशत 92.69% रहा है, जो पुरुषों के 90.92% से बहुत अधिक है, यानी 6% अधिक है। यह ट्रेंड बताता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अब निर्णायक होती जा रही है और महिलाएं गांव से निकल करके, धूप से निकल करके और चुनावी परिणामों को अपने तरफ मोड़ने के लिए लगातार वोट कर रही हैं। देखिए, तीसरे लिंग के मतदाताओं की भी बात करें तो 56.79% मतदान उन लोगों की भी उपस्थिति इस तरीके से दर्ज हुई है, जो सामाजिक समावेशन की दिशा में एक सकारात्मक संकेत भी है। अब देखिए, वोटिंग प्रतिशत में इस असाधारण वृद्धि के पीछे कई कारण भी हैं और एक एक कारण को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिनमें सबसे अहम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये जो एसआईआर प्रक्रिया हुई थी जिसको लेकर के बड़ा बवंडर भी हुआ था, इस प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में मृत, स्थानांतरित और फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या में कमी आई, लेकिन जो वास्तविक मतदाता हैं उनकी भागीदारी बढ़ गई। यानी कि ये जो मतदाता जो इधर उधर से सूची में अभी भी मौजूद थे उनका नाम हटाया गया और उसके बाद ये प्रतिशत देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही सीएए, एनआरसी और वोटर लिस्ट में नाम कटने की चर्चा ने भी लोगों के बीच ये भावना पैदा की कि मतदान करना उनकी पहचान और नागरिकता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अधिकार है। लोग निकल करके बूथों तक गए, उनका अधिकार है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करने गए। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोगों ने घरों से निकलकर बूथ तक पहुंचा और जबरदस्त मतदान किया। इस बार एक और दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिला कि विभिन्न राज्यों में काम करने वाले जो प्रवासी मतदाता थे वो भी वोट डालने के लिए अपने गृह जिलों में लौटे। और इसके पीछे कुछ बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी आपने देखा हो, किस तरीके से सूरत से तमाम ट्रेनें चलाई गई कि बंगाल के मतदाता वहां जाकर के वोट डाल सके। और ये स्पष्ट होता है कि चुनाव को लेकर लोगों में जागरूकता और गंभीरता पहले से कहीं ज़्यादा दिखी है।
इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती ने भी मतदाताओं में विश्वास पैदा किया कि माहौल ठीक है, शांत है, और इसलिए लोग घरों से निकल करके पहुंचे। हालांकि वहां पर कई जगह उपद्रवी जो शरारती तत्व थे वो भी देखने को मिला। जहां पहले हिंसा या डर का माहौल रहता था, वहां पर जो कहीं ना कहीं तैनाती थी सशस्त्र सीमा बल की, तमाम आर्मी के लोगों की, तमाम चुनाव आयोग की तरफ से भेजे गए उन सर्वेक्षणों की, वो सब जो है वहां पर ठीक रही। 10% अतिरिक्त वोटिंग का फायदा अब किसे मिलेगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी है, और इसी बीच इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और हर किसी के मन में यही सवाल गूंज रहा है कि ये वोटिंग ट्रेंड जो है वो क्या बताते हैं। इसके लिए थोड़ा पीछे देखते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण की इन 152 सीटों पर टीएमसी के 92 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 59 सीटों पर सिमट गई थी। तो यहां पर पिछली बार बीजेपी को नुकसान हुआ था। हालांकि दूसरे चरण में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा था और वह 142 सीटों में से सिर्फ 18 ही जीत पाई थी। तो जो पहला चरण था उसमें बीजेपी ने पिछली बार अच्छा किया था, अब की बार देखना होगा। जबकि टीएमसी ने 123 सीटों पर कब्जा किया था दूसरे चरण में। और इस बार जो बढ़ी हुई वोटिंग है इसने पूरे समीकरण को अनिश्चित बना दिया है। अगर बंगाल के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यह साफ दिखता है कि वोटिंग प्रतिशत में बदलाव का सीधा जो कनेक्शन है वो सत्ता से जुड़ा हुआ है, यानी कि सीधा असर डालता है सत्ता के ऊपर। 2011 में भी जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट को सत्ता से बाहर किया था तब सिर्फ 3% ही ज्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन याद रखिएगा 3% ज्यादा थी, कम नहीं थी। 2006 में 81.58% मतदान हुआ था, जो 2011 में बढ़कर 84.72% हो गया। और इसी बदलाव ने सत्ता परिवर्तन की तब नींव रखी थी, 2011 की बात है। इसके बाद 2016 में और 21 में वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम रहा, लेकिन टीएमसी लगातार सत्ता बरकरार रखी। तो वैसे में अब जब बढ़ोतरी हुई है 10% की, 10% वोटिंग की, तो फिर सवाल उठ रहा है कि क्या ममता की कुर्सी हिलने वाली है। एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है इसको, क्योंकि पहले चरण की सीटों में मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जो जिले हैं वो बेहद अहम हैं, जहां मुस्लिम आबादी 50 से 66% तक है। 2021 में इन 43 सीटों में से 35 पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली थीं। ये तब की बात है और तब मुस्लिम बहुल इलाके में इस तरीके से जब वोटिंग रहे थे तब। इस बार बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण पर भरोसा कर रही है, वही टीएमसी अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने की कोशिश में है। इसके अलावा घुसपैठ और नागरिकता जैसे जो मुद्दे हैं वो भी इन इलाकों में चुनावी माहौल को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से वोटिंग जो ट्रेंड है वो बदले हैं। और दोनों प्रमुख दलों में इस चुनाव को करो या मरो की लड़ाई के रूप में लिया गया है, क्योंकि इसके बाद परिवर्तन भी हो सकता है। जिस तरीके के आसार नजर आ रहे हैं, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मतदाताओं के घरों से निकालकर बूथ तक लाने की रणनीति और चुनावी रैलियों में भारी भीड़ इस बात का संकेत दे रही है कि मुकाबला बेहद कड़ा है। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो अगुवाई में बीजेपी इस चरण में पूरी ताकत झोंक दी है, तो इसको लेकर के अब लगातार जो है ममता बनर्जी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि टीएमसी भी इस इलाके को अपना मजबूत गढ़ मानती है, हमेशा से इसके ऊपर वो विश्वास करते आई है और मतदाताओं ने भी ममता को बहुत समर्थन किया है। तो क्या ये रणनीति मैदान में उतरी भी है? क्या ग्राउंड रिपोर्ट्स जो हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार चुनाव को लेकर आम जनता जो है वो ज़बरदस्त जो उत्साह दिखा रही है, उसके पीछे कुछ बदलाव की बयार है जो बह रही है बंगाल में, या जो गांव में लंबी कतारें दिखी, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी दिखी, और ज़रा समझिए कि पहली बार वोट डालने वाले युवाओं का भी उत्साह इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और यही एक वोटिंग ट्रेंड जो है वो स्विंग वोटर्स जिसको कहते हैं, वो युवा मतदाता ही होते हैं। ये पहली बार जाकर के वोट डाल रहे होते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं उसके ऊपर। और इस बात को लेकर अब मतभेद है कि ज़्यादा वोटिंग किसके पक्ष में जाएगी। आमतौर पर माना जाता है कि ज़्यादा मतदान सत्ता विरोधी लहर का ही संकेत होता है। तो देखिए, सत्ता विरोधी की बात हो रही है क्योंकि 2011 में भी ऐसे ही हुआ था, 4% की महज बढ़ोतरी थी और जो लाल सेना थी उसकी सफाई थी बंगाल से। तो बंगाल की राजनीति में यह हमेशा सच साबित नहीं हुआ है। इसी के लिए अभी फिलहाल इंतजार करना होगा। इस बार का चुनाव पूरी तरह खुला हुआ है और किसी भी एक पक्ष को स्पष्ट बढ़त मिलती नहीं नजर आ रही है, क्योंकि 92.88% की रिकॉर्ड वोटिंग ने चुनाव को और भी दिलचस्प और अनिश्चित बना दिया है।
अब सबकी नज़र 4 मई पर टिकी है। जब नतीजे सामने आएंगे तो फिर किस तरीके से बंगाल की जनता जो है वो किसको आशीर्वाद देती है, किसको जिताती है, किस पर भरोसा जताती है, इसी का सबको इंतज़ार है। क्या यह जो वोटिंग सुनामी है ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता दिलाएगी, या फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को अब की बार सत्ता से बाहर करके बीजेपी की पहली बार बंगाल में सत्ता में वापसी होगी, सत्ता में कहीं ना कहीं पहली बार बीजेपी पहुंचेगी? अब इसका जवाब तो जल्द ही सामने आएगा। 4 मई का इंतज़ार करना है, कुछ चंद दिन जो है वो रह गए हैं, लेकिन इतना तय है कि इस बार बंगाल का जो परिणाम है वो बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय जरूर लिखेगा, चाहे ममता की वापसी हो या फिर बीजेपी की वहां पर शासन आए। इस पूरे विषय को लेकर, इस पूरे वोटिंग ट्रेंड को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।